आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ प्रमुख लेखिका प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी अक्सों में तुम। तो आरंभ करते हैं कहानी अक्सों में तुम। एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जानकारी के लिए लाइन में खड़ी शैलजा को जब रोहित ने देखा तो अचंभित खड़ा रह गया। सचमुच ये शैलजा ही है या उसी की शक्ल की? नहीं नहीं, ये शैल ही है। वो तेज कदमों से चलकर उसके पास गया और उसके बाजू में खड़ा हो गया। वो पूछताछ खिड़की पर तर्क कर रही थी। आखिर कब निकलेगी फ्लाइट? क्या आप समय नहीं बता सकते? देखिए मैडम, लेह दिल्ली हवाई मार्ग खराब मौसम के कारण बंद है। ठीक होते ही घोषणा करेंगे। हम यहाँ 4 घंटे से बैठे हैं, मौसम तो अब ठीक ही नजर आ रहा है। बड़बड़ाते हुए जैसे ही वो मुड़ी तो सामने रोहित को खड़ा देख कर रचकचा गई। एकदम समझ नहीं पाई कि ये वही रोहित है। पूरे 18 वर्ष बीत गए, फिर भी आंखों में पहचान तो झिलमिलाई ही थी। शैलजा, तुम यहाँ? रोहित ही हो ना? क्यों, पहचाना नहीं? रोहित जैसे खुशी से चहका पड़ रहा था। शैल खड़ी थी सामने, उसकी शैल जिसको उसने बेतहाशा प्यार किया। और आज पहचानूंगी क्यों नहीं? जिसने मेरी भावनाओं को, प्रेम को कुचला, धोखा दिया, उसे नहीं पहचानूंगी क्या? इतना सब उसने कहना तो चाहा, लेकिन अपना दुख अंदर ही दबा कर बोली, यहाँ कैसे? वही तो मैं भी पूछना चाह रहा था, तुम यहाँ कैसे? पहले तुम बताओ। मैं तो आर्टिस्ट हूँ, रोहित ने कहा। यहाँ के लैंडस्केप बनाने का काम मिला था। एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपने न्यू ईयर के कैलेंडर बनवाने थे तो मुझसे संपर्क किया। मैं तो यहाँ करीब 20 दिन से हूँ, रोहित ने कहा। और तुम? मेरे पति का भी यहाँ कुछ काम था, हम दोनों ही यहाँ आए थे, लेकिन वे चले गए, उसने कहा। मैं तो यहाँ के प्राकृतिक दृश्य आंखों में भर लेना चाहती हूँ, इसलिए रुक गई। तुम तो प्रकृति को अपनी कला से रूप दे पाते हो, मैं तो सिर्फ आंखों में समेट लेती हूँ, इस डर से कि कहीं ये आकृतियाँ आंखों से झर न जाएं, जैसे 18 वर्ष पूर्व झरी थीं। यह सब कुछ सोचकर उसे उदासी ने घेर लिया। अच्छा, प्रकृति धोखा नहीं देती ना? देती है यदि कोई तूफान आ जाए, रोहित ने कहा और उसके भीतर की उदासी को महसूस किया। दोनों ने अपने भीतर पीड़ा को महसूस किया। फिर वे हॉल में रखी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। पति क्या करते हैं? क्या करोगे जानकर? नाराज हो? होना भी चाहिए, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। छोड़ो उन बातों को, अब तो एक लंबा अरसा बीत गया, उसने कहा। लेकिन मुझे लगता है मानो कल की ही बात हो, सोचा उसने, लेकिन कहा नहीं। फिर घोषणा हो रही थी। शायद 1 घंटा 40 मिनट की देर और थी। हमें खेद है। कॉफ़ी पियोगी? ठीक है, चलते हैं। ठंड तो थी ही, कल भी कितनी बर्फ़ गिरी थी। उसने वैनिटी बैग से ऊनी दस्ताने निकाल कर पहन लिए। रोहित एक पुलोवर में ही था, न कान ढके न दस्ताने पहने, बिल्कुल वैसा ही रोहित जैसा पहले था। तुम्हारी उम्र रिवर्स में चल रही है रोहित। अच्छा, वो हंसने लगा। और तुम भी वैसी ही हो, दुबली पतली, बाल तक वैसे ही हैं। मन में सोचा, रेशमी मुलायम, 18 बरस पहले जैसी शैलजा। स्नैक्स लोगी? नहीं, सिर्फ कॉफ़ी ही। कॉफ़ी पीते हुए बोली, मेरे एक बेटा है 14 साल का। अच्छा, उसे साथ नहीं लाई? नहीं, वो अपनी बुआ के घर पर है। उसे मूर्तियों और पेंटिंग्स। कॉफ़ी का घूंट भरा उसने और चुप हो गई। मैं क्यों बता रही हूँ रोहित को कि मेरे बेटे को पेंटिंग्स बनाने का शौक़ है। वो मूर्तियाँ भी गढ़ता है और इसके लिए उसने स्पेशल क्लासेस लगवाई हैं। कैसे उपजा ये शौक़? क्योंकि तुम मेरे दिल दिमाग पे छाए रहते थे रोहित। मेरी ज़िंदगी के हर अक्स में तुम थे और हो। तुम कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं। अपने बेटे के बारे में, पेंटिंग्स, मूर्तियाँ। वो चुप हो गया। नहीं, कुछ भी नहीं, वो चिढ़ गई। खैर, इच्छा नहीं है तो मत बताओ। वही पुराना अंदाज बोलने का, किसी भी बात का कभी बहुत आग्रह नहीं किया रोहित ने। जब रोहित 25 वर्ष का था और वो 22 वर्ष की, तभी उन्होंने शादी का फैसला लिया था। उसके बड़े भाई भी मान गए थे इस शादी को। चूंकि दोनों ही परिवार उस समय आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थे, अतः आर्य समाज रीति से विवाह करना उन लोगों ने श्रेष्ठ समझा। रोहित के माता पिता और शैलजा से 2 वर्ष छोटी एक बहन थी। आर्य समाज मंदिर में दोनों ही परिवारों को इकट्ठा होना था। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, पिता बीमार थे और एक बड़ा भाई जो उस समय अविवाहित था। भाई और उसके पिता रोहित के बारे में जानते थे। रोहित में ढूंढने से भी कोई बुराई नहीं निकल सकती, ऐसा भाई ने शैलजा के सामने पिता से कहा था। हमारी शैलजा खुश रहेगी बाबा। बाबा ने भी स्वीकृति दे दी थी।
सुबह ठीक 10 बजे घर से आकर ब्यूटिशियन ने उसका श्रृंगार किया। माँ के सारे आभूषण भाई ने उसे पहनवा दिए। अपने आप को आईने में देखकर वो शर्मा गई। क्या ये सचमुच हमारी शैलजा है? पीछे भाई आकर खड़े हो गए थे। वो भावुकता के उन क्षणों में भाई से लिपट गई। घर के सामने टैक्सी आकर खड़ी हुई। उसमें 4-5 सहेलियाँ भी आ गई थीं। कुछ मंदिर सीधे पहुँचने वाले थे। बाबा ने सिल्क का कुर्ता पहना था। भाई तो था ही अत्यंत आकर्षक। साधारण शर्ट पैंट में भी उसका व्यक्तित्व अलग ही दिखता था। काश आज माँ होती। उसने डबडबाई आंखों से माँ की तस्वीर को प्रणाम किया और टैक्सी में जाकर बैठ गई। देखो, पिछली गली से धुआं उठ रहा है, उसकी एक सहेली चीख पड़ी। क्या हम आगे बढ़ें या वापस लौट चलें? और भी लड़कियों ने कहा। नहीं, शादी का मुहूर्त है, रोहित और उसका परिवार आ गया होगा, भाई ने कहा। लेकिन लड़कियां डर गई थीं। भाई, हम लोग उतरेंगी, घर में माता पिता चिंतित होंगे। भाई ने भी यही ठीक समझा। रास्ते में उन्हें उतारा। दंगे शुरू हो गए थे। कई घुमावदार रास्तों के बाद वे लोग मंदिर पहुंचे, लेकिन रोहित और उसका परिवार नहीं आया। भाई ने उसे और बाबा को मंदिर के भीतर बैठा दिया। पंडित ने बताया कि अभी तक कोई नहीं आया। उसकी आंखें प्रतीक्षा में रीतती गईं। रुलाई से गला रुंध गया। आशंकाओं से दिमाग सुन्न होता गया। घंटों बीत चुके थे। उसने जेवर उतार कर अपने बैग में रख लिए। श्रृंगार वैसे भी रोते रहने से धुंधला पड़ चुका था। हर आगत से भाई पूछता कि उस जगह का क्या हाल है जहाँ रोहित रहता था, लेकिन पता चलता कि वहाँ तो अभी ठीक है। क्या रोहित ने धोखा दिया? बाबा के सामने प्रश्न खड़ा था। भाई मानने को तैयार नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रोहित नहीं आया। शाम ढलने पर मंदिर के द्वार बंद होने लगे तो उन्हें बाहर निकलना पड़ा। एक बड़ी भीड़ का रेला आया। वे सड़क पर थे। भाई उसका हाथ पकड़ कर दौड़ा। उसने बाबा को घसीटा। शायद आधी रात थी जब वे एक सुनसान जगह पर खंडहर में शरण ले रहे थे। वहाँ और भी परिवार थे। करीब 20-25 दिन निकल चुके थे। वे घर वापस नहीं लौट सके। भिवंडी जल रहा था। वहाँ उस समय जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक दिन भाई ने आकर बताया उनका पूरा मोहल्ला जल चुका है। वहाँ ना उनका घर है, ना घर की दीवारें। सब कुछ खत्म हो चुका है। कहते हैं भिवंडी के दंगों ने दोनों संप्रदायों को हिलाकर रख दिया था। दंगों की समाप्ति के पश्चात भिवंडी ने यह तय किया कि नहीं, अब कभी भिवंडी नहीं जलेगा। कभी भिवंडी को किसी अराजकता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक सुखद पहल थी, लेकिन उन लोगों का तो सब कुछ उजड़ चुका था। भाई, बाबा और वो इतना टूटे कि संभलने में लंबा समय गुजरता चला गया। भाई ने मना किया था कि वहाँ उस तरफ नहीं जाना। वहाँ सिर्फ जली हुई दीवारें और खंडहर के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वो प्रतिदिन वहाँ जाने लगी। वहाँ खड़े होकर वो रोहित का इंतज़ार करती। पिछली गलियों में चहल पहल शुरू हो गई थी। सभी सहेलियाँ कहाँ चली गई थीं कुछ नहीं मालूम। अपने घर की जली हुई दीवारों में वो सुख ढूंढा करती थी। शायद यहीं कहीं दबा हो। वो उसे कुरेद लेगी या खोद लेगी। जमीन पर उकड़ू बैठकर वो जमीन खोदती, किसी लकड़ी की छड़ी से, घड़े के टूटे टुकड़े से। ये कौन सी बदहवासी थी वो नहीं जानती। एक बार उसके हाथ एक चूड़ी का टुकड़ा आ गया था। हाँ, ये वही टुकड़ा था जो शादी वाले दिन उसके हाथ में चढ़ाते हुए टूट गया था। उसकी आंखें झिलमिलाईं। जब एक चूड़ी के नन्हे टुकड़े ने सारी यादों को यूं सामने ला दिया तो देखना रोहित अवश्य आएगा। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ होगा। क्या भाई ने उसे ढूंढने की भरपूर कोशिश नहीं की? उसके हर ठिकाने को, हर गली को ढूंढा। राहत कैंपों में भी गया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। क्या दंगे ही वजह थे या रोहित ने आना नहीं चाहा? वो फ्रीलांसर आर्टिस्ट था, अतः उसका कार्यस्थल भी कोई नहीं था। परिवार न सही, रोहित तो आ ही सकता था। मंदिर की वो बेचैनी उसे याद आई। अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया। जब दुल्हन बनी वो घंटों खड़ी रही थी। लेकिन रोहित ने ऐसा क्यों किया? क्या इसकी रूपरेखा पहले ही बन चुकी थी कि वो नहीं आएगा? यूँ रोहित के माता पिता शादी के लिए सहज तैयार तो नहीं हुए थे। रोहित ने तैयार करवाया था। उसके माता पिता की इच्छा थी कि रोहित के ससुराल से इतना धन तो मिले ही कि वे अपनी बेटी ब्याह सकें। क्या यही कारण था कि ऐन वक्त पर रोहित नहीं आया और दंगे बहाने बन गए? पूरे 4 वर्ष तक वो उस टूटी फूटी जली हुई गली में जाती रही। उसने उस चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा सहज कर एक रेशम के कपड़े में रखकर डिब्बी में संभाल कर रखा। ये उसका टूटा सपना था जिसे वो छू सकती थी, चाहे जब निकाल कर देख सकती थी। उसने उस टूटे सपने पर ना जाने कितनी दफ़ा आंसू भी बहाए। आंसू शबनम पर मोती सा गिरते और टूटे सपने का रेशम का कपड़ा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता। वो टूटा सपना इस बात का गवाह था, रोहित
कि मैंने तुम्हें कितना चाहा। बाद में भाई ने उसे शादी के लिए मनाया और इस बीच उस गली के जले मकानों की ज़मीन को किसी बिल्डर ने खरीद लिया। उसने वहाँ जाना छोड़ दिया। भाई ने एक दिन उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए कहा था, कब तक इंतज़ार करोगी शैल, तुम्हारा यह दुख मुझसे नहीं देखा जाता। बाबा भी उसकी ओर आंसुओं से डबडबाई आंखों से देखते रहे। क्या वे अपने बच्चों की पीड़ा समझते नहीं थे? उसने इन भावनाओं के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया। विवाह के पश्चात वो बेंगलुरु आ गई थी। भिवंडी छूट ही गया। भाई की अच्छी नौकरी मुंबई में लग गई, लेकिन भिवंडी की उन यादों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो अपने साथ उस टूटे सपने को भी लेती आई थी। बाबा की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, जो ऑपरेशन के पश्चात भी अंधापन ला रहा था। अब उनकी आंखें निरुपाय थीं। अब उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए ना कोई सपना तैरता था, ना कोई उमंग ही। भाई ने शादी कर ली थी, जिंदगी फिर चलने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में जला घर, जली हुई गली, मंदिर में आहत व निराश खड़ी वो हमेशा कौंधता था। 4 वर्ष उसने अपने टूटे सपने के जुड़ जाने का झिलमिलाता एक सुंदर सपना देखा था। काश वो सपना सच हो जाता। और आज जब रोहित मिला है तो पूरे 18 वर्ष बीत चुके हैं। उसके पास अभी भी वो टूटा सपना सुरक्षित रखा है, जो उसे अक्सर रुलाता है। एयरपोर्ट पर उसके जहाज के जाने की घोषणा हो रही थी। उसे अब भीतर जाना था। एक लंबी प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उसने रोहित की ओर देखा। चलूं? आंखों में ही पूछा हो मानो। शैल, तुम क्या दिल्ली में ही रहती हो? वो चुप रही। सुनो, अपना फ़ोन नंबर तो दे ही दो ना, रोहित ने कहा। नहीं, वो बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 वर्ष गुजार लिए हैं और भी गुजर जाएंगे। फिर मेरे पति को ये पसंद भी नहीं कि मैं अतीत को रे दूँ। तुमने विवाह किया? कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न था। वो हंसने लगी। वो भी हंस दिया। भला इतनी उम्र तक वो विवाह क्यों नहीं करेगा? रोहित, तुम्हारा उस दिन नहीं आना निश्चित था ना, है ना? बोल कर वो फीकी हंसी हंस दी। वो भीतर जाने को मुड़ी। रोहित ने जल्दबाजी में अपना विजिटिंग कार्ड पॉकेट में से निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसे कुछ दिया गया है। हठात वो बोल पड़ी, रोहित, तुम्हारे पास कोई टूटा सपना सुरक्षित है? हाथों के स्पर्श से दोनों ही सिहर उठे। अंदर जाते तक वो उसे देखती रही। रोहित उसके इस वाकया से आहत नजर आ रहा था। हवाई जहाज पर बैठकर उसने एक उचटती दृष्टि हवाई अड्डे पर डाली और उसकी आंखें रोहित को ढूंढने लगीं। ये अपनी चाहत का एक निरर्थक प्रयास था या एक आशा? पूरे 4 वर्ष इन्हीं आंखों से तुम्हारा इंतज़ार किया था रोहित, और तुम मिले भी तो। इतने वर्ष बाद क्या मेरी ज़िंदगी के उस खाली कोने को तुम कभी भर पाओगे? मैं क्या संपूर्ण होकर कभी जी पाई? मेरे बेटे के चित्रों में मैं तुम्हें ढूंढती हूँ। कैनवास पर उसके रंगों से भरी कूची मारने का ढंग, वही देर तक खड़े होकर तल्लीनता से रंगों का भरा जाना, तुम्हारी आंखें। मेरा प्रेम कहीं ना कहीं मेरे बेटे को छूता है। जहाज ने उड़ान भरी तो सब कुछ पीछे छूटता सा लगा। हाथ में रखा विजिटिंग कार्ड पता नहीं कब उसने बैग में डाल लिया था। दिल्ली लौटी तो बेटा अंशु बुआ के पास से घर लौट आया था। दोनों में ढेरों बातें होती रहीं। पति अपने कार में व्यस्त रहते थे, लेकिन उसके पास था अंशु, जो उसके खालीपन को भरता था। इसीलिए उसे अकेलापन अर्थात पति का निरंतर बाहर रहना सालता नहीं था। उसने अंशु को लेह लद्दाख के बारे में बताया और यह भी कि वहाँ की प्रकृति को कैनवास पर उतारने वो उसे वहाँ कभी लेकर चलेगी। रोहित तो सुखी था। वही इस टूटे सपने के सहारे 18 साल बिता आई। चलो, सोविनियर जैसा ये टूटा सपना उसकी अलमारी में सदैव रहेगा, और जब सर्दियां बीत जाएंगी, कोई उसकी अलमारी खुदाई में से निकालेगा तो ये टूटा सपना उसके हाथ में होगा। उसने डिब्बी अंदर रख दी और अलमारी बंद कर दी। वो पति के ऑफिशियल टूर में अक्सर साथ होती। उसे घूमने का शौक था और इस तरह अपने चित्रकार बेटे के लिए उस नए शहर की कलावीथियों का चक्कर लगाती। लौट कर उसे नए नए सुझाव देती। पत्रिकाओं और पुस्तकों की दुकानों में जाकर नई नई किताबें खरीदती। बस उसकी यही खरीदारी होती। पति आश्चर्य करते कि महिलाएं तो साड़ी, गहने और अन्य सजावट के सामान खरीदने या देखने में समय बिताती हैं, लेकिन शैलजा का शौक बस इसी के आसपास घूमता। इलाहाबाद पहुंचकर जब वो होटल के कमरे में अकेली थी तो अपना बैग उलीचने लगी। वैसे तो इलाहाबाद की कला दीर्घा के बारे में कोई कार्ड या विज्ञापन तलाश रही थी, जिन्हें वो जब तब इकट्ठा कर लेती थी कि अचानक जो कार्ड हाथ लगा वो रोहित का था।
उसने कभी देखा ही नहीं उस कार्ड को बाद में, और जब देखा तो अरे रोहित यहाँ रहता है। वो तो उसके बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहती थी। अब जब वो यहाँ है तो रोहित से मिल सकती है। लेकिन क्या होगा? उसके पत्नी बच्चे मिलेंगे, दो चार पेंटिंग्स दीवार पर टंगी होंगी, वो अपनी पत्नी से उसका परिचय कराएगा और पत्नी गहरी और शक की नज़रों से उसे देखती रहेगी। छोड़ो, क्या करना है संपर्क करके। क्या वो मेरी उदासियों के 18 वर्ष लौटा पाएगा? क्या वो मेरे टूटे सपनों को जोड़ पाएगा? नई जिंदगी में प्रवेश करके भी वो कितना मेरा अपना रहा, क्या वो समझ पाएगा? क्या इन बीते बरसों में उसे मेरी याद आई होगी? वो क्या जाने प्रेम की परिभाषा। उस दिन वो किताबों की दुकानों पर घूमी, नई पुस्तकें खरीदी। दूसरा दिन उसका कला दीर्घा में बीता, जहाँ कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पर आधारित चित्रों का सृजन किया गया था कलाकार ने। वो मुग्ध उन चित्रों को देखती रह गई। रोहित रोहित रोहित, इन 2 दिनों में वो उसके साथ रहा और वो दोपहर की छाया की तरह उसके शरीर से लिपटी रही। क्या हो गया था उसे? उसका मन पुकार रहा था कि रोहित से मिलना है, और उसने आखिर उसको फ़ोन लगा दिया। तब सुबह के 9:30 बजे थे। रोहित जैसे खुशी से पागल हो उठा। शैल, तुम यहाँ इलाहाबाद में? हाँ, आई हूँ। तुम्हारा कार्ड पर्स में पड़ा था, सोचा फ़ोन करूँ। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप में उसकी ओर खिंचना नहीं चाहती थी, लेकिन हृदय का वो कोना जिसमें रोहित का प्रेम आज भी सुरक्षित था, वो उसे रोहित की ओर प्रत्यक्ष रूप से खींच रहा था। उसने पता समझा और चल दी रोहित के फ्लैट की ओर। रोहित तो उसे स्वयं लेने आना चाहता था, लेकिन उसने होटल का नाम भी बताने से इनकार कर दिया। ऑटो रिक्शा जहाँ रुका, ये फ्लैट नहीं बल्कि एक छोटा सा बंगला था, जिसके वरांडे की दीवार पर विभिन्न रंग बिरंगे पत्थरों से एक अनोखा कोलाज बना हुआ था, जो दीवार जितना ही बड़ा था। वो मुग्ध सी दीवार को देखती रही। ये कलाकार का घर है, सोचते हुए उसकी उंगली कॉल बेल पे थी। लगा रोहित उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तुरंत दरवाज़ा खुला। घुसते ही ड्राइंग रूम था, जिसमें कैन के फर्नीचर्स, मनी प्लांट की बेल के साथ हर कोना इंटीरियर हैंगिंग प्लांट से सजा था। प्रत्येक दीवार पर उसकी बनाई पेंटिंग्स जड़ी थीं। अद्भुत, उसने मन ही मन सोचा। पूरी प्रकृति रोहित के कमरे में आकर मानो ठहर गई थी। रोहित असमंजस में खड़ा रह गया। स्वयं उसका प्यार चलकर उसके घर तक आया था। पानी? हाँ, पिला दो। वो भागकर भीतर गया और तुरंत एक गिलास पानी लेकर उपस्थित हो गया। वो मुस्कुराने लगी। घर में और कोई नहीं है? उसने पूछा। वो मुस्कुरा दिया। रोहित कुछ बोलता क्यों नहीं, वो झुंझलाने को हुई। क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी? क्या मैं बना दूँ? घर में किसी दूसरे की उपस्थिति ना पाकर उसने पूछा। चलेगा, वो बोला। वैसे भी शैल के हाथों से बनी कॉफ़ी पिए बरसों बीत गए थे, उसने सोचा। वो बैग सोफे पर रखकर उठ खड़ी हुई। अंदर के कमरे में एक पलंग पर रोहित के कपड़े शायद प्रेस किए जाने के इंतज़ार में पड़े थे। एक अलमारी थी। क्या इस अलमारी में भी कोई टूटा सपना सुरक्षित रखा होगा, उसने सोचा। वहीं पास में लकड़ी के बोर्ड पर चिपका था उसका पेंटिंग करने का ड्राइंग पेपर। उसने चारों ओर नज़र घुमाई। लेह के लैंडस्केप बना लिए? हाँ, भेज भी दिए, रोहित ने कहा। उन्हें कैसे लगे? हंगामा हुआ। हंगामा क्यों? क्या चित्र पसंद नहीं आए? नहीं, बहुत सजीव लगे उन्हें, इसलिए हंगामा हुआ। ये कंपनी स्विस कंपनी से कोलैबोरेट है, उनका भी आर्टिस्ट है, लेकिन मेरे चित्र पसंद आए। अगला कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। वो कॉफ़ी बनाने किचन में आ गई। किचन में किसी स्त्री के होने का एहसास नहीं था, अर्थात रोहित अकेला रहता है। कॉफ़ी बनाने को उसने बर्तन निकाला ही था कि बाजू का कमरा दिखा। तभी रोहित किचन में आ गया। मैं कॉफ़ी शक्कर देता हूँ, रोहित ने कहा। ढूंढ लूँगी, उसने कहा। यहाँ अकेले रहते हो रोहित? नहीं, मेरा प्रेम साथ है ना। अर्थात? उसी के साथ रहता हूँ। बगैर विवाह के? वो भौचक थी। नहीं, उसने विवाह कर लिया। फिर भी तुम्हारे साथ रहती है, उसे और भी आश्चर्य हुआ। तो क्या हुआ, उसकी मर्जी है, रोहित मुस्कुराने लगा। अच्छा, दूध कॉफ़ी दो, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो। दूसरा बाजू का कमरा उसे पुकार रहा था। वहाँ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दीवार पर लगी थीं, जो उसने बर्तन निकालते समय देखी थीं, लेकिन समझ में नहीं आया वो किसकी हैं। लाओ, मैं ही तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ, वो बोली। ठीक है, तुम ही बनाओ। वहाँ से हटकर वो दूसरे कमरे में चली गई। दीवार पर लगी उन पेंटिंग्स को देखकर वो अचंभे में डूब गई। ये उसी का चेहरा था, आज से 18 वर्ष पूर्व का,
जितनी भी तस्वीरें रोहित के पास उसकी थीं, सभी की पेंटिंग्स बनाकर उसने दीवार भर दी थी। ये वो मंदिर जहाँ शिव जी के ऊपर कलश से जल गिरता रहता है और ऊपर चांदनी का पेड़ जहाँ से उन पर फूल गिरते थे, वहाँ उसी शिवलिंग के पास खड़ी वो, तालाब के किनारे कुमुदनी के बैंगनी फूल के पास वो, अपना हाथ रोहित को देते काली चट्टान पर वो, डूबते सूरज को पकड़ने भागती वो, नारंगी सूरज और समूची काली दिखती साड़ी, हाथों में मेहंदी लगाकर खिलखिलाती रोहित को दिखाती अपने हाथ। शैल शैल सिर्फ शैल। और पिछले बरस की यादों को चित्रों में ढाला रोहित ने। एयरपोर्ट पर पूछताछ खिड़की के पास खड़ी वो और रोहित की ओर पीठ किए, पंक्तिबद्ध भीतर जाती वो, मानो किसी ने कैमरे से तस्वीर ली हो। इतनी कैद थी वो स्मृतियों में। धोखे के काले बादल छंट चुके थे और वो सुबह के सूरज की लालिमा में मानो संपूर्ण नहाई खड़ी थी। अपने को कैसे संभाले वो? तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। पीछे मुड़ी तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं। रोहित हाथ में ट्रे लिए खड़ा था। तुम पूछ रही थी ना शैल कि क्या मैं अकेला रहता हूँ या किसी के साथ? यही मेरा प्रेम है। पूरे 18 बरस मैंने गुजारे हैं इन तस्वीरों के साथ। मैं उंगलियों पर गिनता हूँ उन बरसों को। मेरे हृदय में धड़कती रहती हो तुम सदैव। मेरी ज़िंदगी में तब से ना कोई आया और ना ही आएगा। मेरे पल छिन तुम्हारे प्रेम को समर्पित हैं शैल। मेरा प्यार और मेरी कलाकृतियाँ ही मेरी ज़िंदगी हैं, रोहित ने कहा और उसे साथ आने का इशारा करते हुए ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। तो मैं हार गई इस प्रेम के समक्ष? मैं तो समझती थी कि शायद मैं ही, सोचा उसने, लेकिन प्रश्न अभी भी दिमाग में मौजूद था। तो तुम आए क्यों नहीं रोहित? वे दोनों चुपचाप आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। आंखों में अश्रुओं का सैलाब आकर ठहर जाता। क्या आप बोलोगे नहीं रोहित कि तुम उस दिन क्यों नहीं आए थे? लेकिन वो बोल नहीं पाई। दोनों के हाथों में कॉफ़ी के प्याले थे। एक बेतहाशा प्रेम भरी दास्तान का ये एक अल्प विराम था। अचानक ही रोहित ने बोलना शुरू किया। शैल, उस दिन दंगे भड़क गए थे। हम निकलने ही वाले थे कि रास्ते में बहन को पिकअप कर लेंगे, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। हम टैक्सी से वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। टैक्सी वाला ले जाने को तैयार नहीं था। बहन और उसकी सहेलियाँ भी, जिन्हें वो अपने भाई की शादी में लाने गई थी, क्योंकि ऐसा ही तय हुआ था कि वे सब इकट्ठी होकर एक के घर पर मिलेंगी। लेकिन किसी ने खबर की, वो जगह तो तहस नहस हो चुकी है। बलवाइयों ने न केवल उधर के सारे घर जलाए हैं, बल्कि लड़कियों की इज्जत लूटी है, घरों को लूटा है। मैं बदहवास भागा था, लेकिन कुछ शेष नहीं था शैल, कुछ भी नहीं। बहन मृत थी, जली हुई। जिस लहंगा ब्लाउज को उसने शादी के लिए पहना था, जितना वो जलने से शेष था, उसी से उसने बहन को पहचाना। बाकी और भी मृत जली हुई देह थीं। मालूम नहीं उन लोगों के साथ और क्या हुआ होगा जब वे जीवित थीं। किन परिस्थितियों में वो घर लौटा याद नहीं करना चाहता, लेकिन लौटा तो घर का भी वही हाल। पिता आंगन में मृत पड़े थे, कहीं कुछ शेष नहीं था। माँ पत्थर बन चुकी थी, घर लूटा जा चुका था। दूसरे दिन किसी तरह मंदिर जा पाया तो पंडित ने बताया कि तुम लोग दिन भर वहाँ थे और प्रतीक्षा करते रहे थे। एक एक दिन एक युग की तरह बीता। छोटी बहन, पिता और तुमसे बिछड़ जाना। दंगे थमने पर जब तुम्हारे घर पहुँचा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ जली हुई दीवारों के। हमने अपना घर छोड़ दिया और दूसरी जगह आ गए। मैं वहाँ प्रतिदिन जाता जहाँ तुम्हारा मकान था कि शायद कभी तुम मिल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई नहीं मिला जिससे तुम्हारा पता पूछता। जानती हो, जब तक पिछली गलियाँ आबाद नहीं हो गईं, तुम्हारी गली में भी चहल पहल शुरू हो गई, तब तक मैं जाता रहा, शायद पूरे 3 वर्ष तक। मैं तुम्हारे घर के खंडहर पर बैठा रहता। मेरी मनस्थिति खराब हो गई थी, अपने आप को संभालना था। सभी बिछड़ गए थे। 18 दिसंबर 1992 मेरे लिए काली अमावस की रात बनकर आया, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी में उजास आया ही नहीं। सबको खोकर मैं जीवित कैसे रहा, नहीं जानता। माँ तो गूंगी ही हो गई थी। वे एकटक शून्य में ताकती रहती। फिर एक दिन उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन मेरा स्टूडियो जो शहर के बाहर था, वो सही सलामत था। इसीलिए तुम्हारी तस्वीरें सही सलामत बच गई थीं। बहन की भी कुछ तस्वीरें मिल गईं। 4 वर्ष पश्चात मैं इलाहाबाद आ गया। तब से यहीं पर, रोहित ने हथेली में अपना मुंह छुपा लिया और फपक कर रो पड़ा। वो भाग कर रोहित के पास गई और उसे अपने से लिपटा लिया। बहुत देर रो लेने के बाद रोहित ने कहा, बरसों बाद आज रोया हूँ शैल।
तुम्हें लेह में देखा तो ऐसा लगा कि मुझे संपूर्ण संसार मिल गया। थोड़ा चुप हो जाने पर उसने रोहित से कहा, मैं भी तो 4 वर्ष तक तुम्हारे इंतजार में अपने घर के खंडहरों पर जाती रही रोहित। रोहित उसे आश्चर्य से देखने लगा। और हम कभी मिले भी नहीं, रोहित ने कहा। शायद नियति को यही मंजूर था, उसने कहा। वो तो अपने टूटे सपनों को अलमारी में सहेजे थी, लेकिन यहाँ तो टूटे सपनों की इतनी किरचें थीं। क्या पूरा ब्रह्मांड नहीं रोया होगा जब उनके सपने टूटे थे? रोहित की सिसकियां थम गई थीं। बहुत देर तक कमरे में मौन रहा। फिर रोहित उठा, भीतर गया और एक लैंडस्केप उठा कर लाया। उसे एक बड़े ब्राउन पेपर में लपेटा और उसे देते हुए कहा, अपने बेटे को देना। उस दिन तुम कहते कहते रुक गई थी, लेकिन मैं समझ गया था कि तुम्हारा बेटा पेंटिंग बनाता है। उसे देना और कहना कि शायद। कहते कहते वो चुप हो गया। वो खड़ी हो चुकी थी। रोहित की सांसें उसके नज़दीक थीं। रोहित ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया और माथे पर एक चुंबन लिया। उसने असीम सुख से आंखें मूंद लीं। रोहित उसे होटल तक पहुंचाने आया। एक काले धुएं ने उन दोनों को कैसे उजाड़ा था, इसका उत्तर तो इतिहास भी नहीं दे पाएगा। अभी आप सुन रहे थे प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई एक दुखांत प्रेम कहानी, अक्सों में तुम। आशा है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।